हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्याम शर्मा मैथ्स। हमारा एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 5 सम्मिश्र संख्याएं और द्विघाती समीकरण चल रहा है, जिसमें हमने एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट कर ली थी। अब हम एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करने से पहले हम सम्मिश्र संख्याओं की कुछ प्रॉपर्टियों के बारे में पढ़ेंगे, जिनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। यदि आपको आगे की एक्सरसाइजों को बहुत अच्छी तरह से करना है, गलतियों को दूर करना है, तो उनकी प्रॉपर्टियों को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप इन प्रॉपर्टियों को नहीं पढ़ेंगे, इन प्रॉपर्टियों पर ध्यान नहीं देंगे, तो आपकी जो आगे की एक्सरसाइज हैं उनमें गलतियां बहुत ज़्यादा होंगी और क्वेश्चन भी आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इन प्रॉपर्टियों को बड़े ध्यान से पढ़िए, वीडियो को अंत तक देखिए और मैं एक एक करके सभी प्रॉपर्टियाँ आपको समझाऊँगा। सबसे पहले बात करते हैं पहली प्रॉपर्टी की। सबसे पहली प्रॉपर्टी है, अगर कोई सम्मिश्र संख्या 0 के बराबर है तो उसके वास्तविक और काल्पनिक भाग भी अलग अलग 0 के बराबर होते हैं। पहली प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टियाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, बहुत इम्पोर्टेंट। अगर इन प्रॉपर्टियों को नहीं पढ़ोगे ध्यान से तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे। तो आप प्रॉपर्टियों को बड़े ध्यान से पढ़िए, इनके गुणों को बड़े ध्यान से समझिए। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, यदि कोई सम्मिश्र संख्या दे रखी है, अगर उसका मान 0 के बराबर है तो उस सम्मिश्र संख्या की जो वास्तविक और काल्पनिक भाग होंगे वो भी अलग अलग 0 के बराबर होंगे। z बराबर यदि x प्लस आइटा y के बराबर है तो इस प्रॉपर्टी के अनुसार x बराबर 0 होगा और y बराबर भी 0 होगा। पहली प्रॉपर्टी क्या है, अगर किसी सम्मिश्र संख्या का मान 0 के बराबर है तो उस सम्मिश्र संख्या के वास्तविक और काल्पनिक मान भी अलग अलग 0 के बराबर होंगे। ये पहली प्रॉपर्टी है। इसे हम प्रूफ करें तो देखिए कैसे प्रूफ कर सकते हैं। अगर x प्लस आइटा y बराबर दे रखा है 0 के, तो इसको क्या लिख सकते हैं, x बराबर माइनस के आइटा y लिख सकते हैं। दोनों ओर का वर्ग कर दें, दोनों ओर का वर्ग करने पर, तो जब दोनों ओर का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा x का स्क्वायर और यहाँ मिलेगा माइनस आइटा y का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, आइटा का हो जाएगा आइटा स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा y। तो यहाँ से जब इसको आगे और सॉल्व करेंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर, जब इसको इधर लाएंगे पहले तो आई स्क्वायर का मान लगा दें, ये आ जाएगा, और फिर उसके बाद यहाँ से एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर रहेगा, इधर लाएंगे तो वाई स्क्वायर प्लस के 0 के बराबर आ जाएगा। अब इसका मतलब क्या है, दो सम्मिश्र संख्याएं जब पॉजिटिव हों तो उनका सम 0 कब होगा, जब दोनों संख्याओं का मान 0 हो। अगर x का मान भी 0 हो, यहाँ y का मान भी 0 हो, तभी उनका योगफल 0 के बराबर आएगा। जब दो संख्याएं धनात्मक हो और उनका योगफल निकालना हो तो उनका योगफल तभी 0 के बराबर आता है जब दोनों संख्याओं का मान भी 0 के बराबर हो। तो इसका मतलब क्या है कि जब कोई सम्मिश्र संख्या का मान 0 के बराबर है तो उनके वास्तविक और काल्पनिक मान भी अलग अलग 0 के बराबर होंगे। पहली प्रॉपर्टी थी, आपको ध्यान रखना है ये। तो हम इसको, अगर ऐसे संख्याएं दे रखी हैं, सम्मिश्र संख्या का 0 के मान के बराबर है किसी सम्मिश्र संख्या का मान, तो उसका वास्तविक मान और काल्पनिक मान भी अलग अलग 0 के बराबर होगा। अगली प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 2 ये है कि अगर दो समान सम्मिश्र संख्याएं आपस में समान हैं तो उनके वास्तविक और काल्पनिक मान भी अलग अलग समान होंगे। क्या कह रहा है, दो सम्मिश्र संख्याएं दे रखी हैं, मानो पहली सम्मिश्र संख्या z1 दे रखी है, उसका मान हमें दे रखा है x1 प्लस के आइटा y1, और दूसरी सम्मिश्र संख्या दे रखी है z2 और उसका मान हमें दे रखा है x2 प्लस के आइटा y2। दो सम्मिश्र संख्याएं दे रखी हैं z1 और z2। अब हमें इसमें ये दिखाना है कि जब z1, प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर z1 बराबर z2 के हो, जब z1 z2 के बराबर हो, दोनों सम्मिश्र संख्या बराबर हों, तो इसका मतलब क्या है, जो रियल पार्ट होगा, रियल पार्ट ऑफ z1 बराबर आएगा रियल पार्ट ऑफ z2 के, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 बराबर आएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 के। ये प्रॉपर्टी है। अगर दो सम्मिश्र संख्याएं आपस में बराबर हैं तो उनके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट भी
बराबर होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, जब Z1 बराबर Z2 है तो इसका मतलब x1 प्लस के आयटा y1 बराबर किसके होगा, वो बराबर आएगा x2 प्लस के आयटा y2 के बराबर, x2 प्लस के आयटा y2 के बराबर होगा। तब x1 बराबर होगा x2 के और y1 बराबर होगा y2 के। इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा, रियल पार्ट के बराबर होगा। ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 2 है। इसका प्रूफ देखते हैं, कैसे प्रूफ कर सकते हैं इसका। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टियां हैं, इसको स्किप न कीजिए, पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए। अगर आप कोई ध्यान से पढ़ोगे तो आगे की जो एक्सरसाइज हैं वो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएंगी। वीडियो को ज़रूर देखें। अब देखिए हमें इसका प्रूफ कैसे कर सकते हैं। हमें दे रखा है अगर Z1 बराबर Z2 है, यानी दो सम्मिश्र संख्याएं आपस में बराबर हैं, तो यहाँ से देखिए क्या होगा। जब आपस में बराबर हैं तो Z1 का मान x1 प्लस के आयटा y1 है और Z2 का मान x2 प्लस के आयटा y2 है। दोनों को जब इधर ले आएँ तो ये हो जाएगा x1 प्लस के आयटा y1 माइनस के x2 माइनस के आयटा y2। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को पास कर लें तो ये x1 और x2 एक पास हो जाएंगे, रियल पार्ट। इमेजिनरी पार्टों को आपस में बराबर पास करेंगे तो प्लस आइटा कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा y1 माइनस के y2, ये आ जाएगा। अब इसके बाद ये किसके बराबर चलेगा, ये जब इसको इधर लाएंगे तो ये बराबर 0 के बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से x1 माइनस के x2 प्लस के आइटा y1 माइनस के y2, 0 को ले सकते हैं 0 प्लस के आइटा 0 ले सकते हैं। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट की जब यहाँ कंपैरिजन करेंगे तो रियल और इमेजिनरी पार्ट का कंपैरिजन करने पर यहाँ से x1 माइनस के x2 बराबर 0 आ जाएगा और y1 माइनस के y2 बराबर भी 0 आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा x1 बराबर x2 के और y1 बराबर आ जाएगा y2 के। तो इसका मतलब क्या है, जब दो सम्मिश्र संख्याएं आपस में बराबर होती हैं तो उनके रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट यानी वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग भी आपस में बराबर होते हैं। ये थी आपकी प्रॉपर्टी नंबर 2। थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। सभी प्रॉपर्टियां इंपॉर्टेंट हैं। थर्ड प्रॉपर्टी हमें दे रखी है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर Z1 बराबर दे रखा हो x1 प्लस के आयटा y1 और Z2 बराबर दे रखा हो x2 प्लस के आयटा y2, अगर दो प्रॉपर्टियां दे रखी हैं और अगर हम उनका योगफल करें तो उनका योगफल भी एक सम्मिश्र संख्या आती है। क्या प्रॉपर्टी है, अगर दो सम्मिश्र संख्याएं हमें दे रखी हैं, अगर हम उनका योगफल करते हैं तो उनका योगफल भी एक सम्मिश्र संख्या होती है। तो हमें मान लो, हमने माना कि Z1 कोई सम्मिश्र संख्या दे रखी है और Z2 कोई सम्मिश्र संख्या दे रखी है। अगर हम इनका योगफल निकालें, Z1 प्लस के Z2 निकालें, प्रूफ करके देखते हैं प्रॉपर्टी को, तो Z1 प्लस Z2 निकालें तो x1 प्लस के आयटा y1 प्लस में Z2 की वैल्यू लगावें x2 प्लस के आयटा y2, ये हमें दे रखा है। तो Z1 प्लस के Z2, हम इमेजिनरी पार्ट एक पास कर लें, रियल पार्ट को एक पास कर लें। यहाँ आयटा y1 प्लस के y2, तो ये पूरा पार्ट क्या हो गया, अगर ये a हो, ये पूरा पार्ट b हो, तो यहाँ से Z1 प्लस के Z2 बराबर क्या आ जाएगा, a प्लस के आयटा b। तो इसका मतलब क्या है, दो सम्मिश्र संख्याओं का योगफल भी एक सम्मिश्र संख्या आती है, सम्मिश्र संख्या निकल के आती है। तो ये आपका प्रूफ हो गया थर्ड वाला। अगला प्रूफ देखते हैं, अगली प्रॉपर्टी देखते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है। अगर हमें दे रखा है Z1 प्लस के x1 प्लस के आयटा y1, दूसरी प्रॉपर्टी दे रखी है Z2 बराबर x2 प्लस के आयटा y2। अब इसके बाद हमें यहाँ पे ये दिखाना है कि अगर हम दो सम्मिश्र संख्याओं का कॉन्जुगेट लेते हैं, संयुग्मी लेते हैं, तो उनका संयुग्मी भी क्या होगा, वो भी एक सम्मिश्र संख्या निकल के आती है। उनका संयुग्मी भी एक सम्मिश्र संख्या होगी और आपस में संयुग्मी भी बराबर होते हैं। तो प्रॉपर्टी 4 देखते हैं, तो इसे प्रूफ करते हैं। प्रॉपर्टी 4 है, दो सम्मिश्र संख्याओं के संयुग्मी भी आपस में बराबर होंगे यदि दो सम्मिश्र संख्याएं आपस में बराबर हैं। तो जैसे Z1 का मान ये दे रखा है, Z2 का मान ये दे रखा है। अगर Z1 बराबर Z2 है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि
इसके संयुग्मी Z1 बराबर संयुग्मी Z2 भी आपस में बराबर होंगे। ये प्रॉपर्टी है इसकी। अगर दो सम संख्याएं आपस में बराबर हैं तो उनके संयुग्मी भी आपस में बराबर होते हैं। ये आपको प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है, ये भी प्रॉपर्टी इम्पोर्टेंट है। तो जैसे अगर Z1 का मान हमें दे रखा है x1 प्लस के आयटा y1 बराबर है x2 प्लस के आयटा y2, तो यहाँ पर x1 बराबर होगा x2 के और y1 बराबर होगा y2 के। और तब अगर संयुग्मी में क्या होगा, अगर संयुग्मी में Z1 की वैल्यू कितनी होगी, वो होगी x1 माइनस के आयटा y1 और Z2 की वैल्यू होगी x2 माइनस के आयटा y2। तब यहाँ भी क्या होगा, संयुग्मी Z1 बराबर Z2 होंगे और यहाँ पर भी जब x1 बराबर होगा x2 के और y1 बराबर होगा y2 के। संयुग अगर दो सम संख्या बराबर हैं तो उनके संयुग्मी भी आपस में बराबर होते हैं। ये प्रॉपर्टी नंबर 4 है। प्रॉपर्टी 5th देखते हैं। प्रॉपर्टी 5th क्या है, अगर दो सम संख्याएं दे रखी हैं, Z1 बराबर हमें दे रखा है x1 प्लस के आयटा y1 और Z2 बराबर दे रखा है x2 प्लस के आयटा y2, तो इसका मतलब क्या है, दोनों सम संख्याओं के अगर हम दोनों का माइनस करेंगे तो उनके आपस में बराबर होंगे। काम को आगे क्या ना पढ़ा कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ। तो हमें ये दे रखा है, एक Z1 दे रखा है x1 प्लस के आयटा y1, Z2 दे रखा हो x1 प्लस आयटा y2। और अगर हम इसका सब्ट्रैक्ट निकालें, इनको आपस में माइनस करें, तो इनका जो सब्ट्रैक्शन होता है वो भी क्या आता है, एक सम संख्या ही निकल के आती है। तो x1 प्लस के आयटा y1 माइनस के x2 प्लस के आयटा y2 हमें दे रखा है। इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करने पर x1 माइनस के x2 प्लस के आयटा y1 माइनस के y2 निकल के आएगा। तो क्या मतलब है कि दो सम संख्याओं का अगर हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, दो सम संख्याओं को आपस में घटाते हैं, तो वो भी एक सम्मिश्र संख्या ही निकल के आती है। तो ये प्रॉपर्टियां हैं, आप प्रॉपर्टियों को ध्यान से पढ़ते रहिए। अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। अब कुछ मैं आपको फॉर्मूले बताऊंगा, प्रॉपर्टी के रूप में ही हैं, जो क्वेश्चनों में यूज होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सम्मिश्र संख्याओं का संयुग्मी कैसे निकालते हैं। सम्मिश्र संख्याओं का संयुग्मी इम्पोर्टेंट है, इस पे आधारित क्वेश्चन आता है पेपर में, तो ध्यान से देखिए। सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी, सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी निकालने के लिए सबसे पहले तो इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, तो किसी संख्या के संयुग्मी को, अगर कोई z सम्मिश्र संख्या है तो उसका संयुग्मी को रिप्रेजेंट किससे करेंगे, z बार लगा के या z डैश लगा के रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके ऊपर एक लाइन खींच देते हैं जिससे हम बार बोलते हैं। तो कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर निकालें तो इसको z डैश या z बार से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोला जाता है z का संयुग्मी। इसको पढ़ेंगे कैसे, अगर z है, अगर z का संयुग्मी निकालना है तो ऐसे एक लाइन खींचते हैं जिसे पढ़ते हैं z का संयुग्मी। तो z का जब संयुग्मी निकालते हैं तो उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें संयुग्मी के लिए हमें i की जगह पर माइनस के i रखना पड़ता है। संयुग्मी के लिए हमें क्या करना होगा, आयटा बराबर माइनस के आयटा रखना होता है। किसी सम्मिश्र संख्या में जब हम i की जगह पर माइनस के आयटा रख देते हैं तो हमें उस संख्या का संयुग्मी मिल जाता है। जैसे z बराबर x प्लस के आयटा
y दे रखा है और हमें इसका संयुग्मी निकालना है, तो संयुग्मी ऑफ z निकालेंगे तो हम i की जगह पर क्या करेंगे, माइनस के आइटा रख देंगे, तो यहाँ माइनस के आइटा आ जाएगा, ये y का y, तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस के आइटा y, x माइनस के आइटा y निकल के आ जाएगा। तो ये क्या होगा, उसका संयुग्मी होगा। किसका संयुग्मी होगा, z का। तो जब हम i की जगह पर माइनस के आइटा रखेंगे तो वो उसका संयुग्मी कहलाता है, वो उसका संयुग्मी हमें प्राप्त हो जाता है। तो किसी भी संख्या का संयुग्मी निकालने के लिए हमें i की जगह पर माइनस के i या आइटा की जगह पर माइनस के आइटा रखना होता है, वो उसका संयुग्मी होता है। जैसे z बराबर हमें दे रखा है 4 प्लस के 3 आइटा, इसका अगर संयुग्मी निकालें तो संयुग्मी ऑफ z जब निकालेंगे तो 4 माइनस के 3 आइटा हो जाएगा। आइटा की जगह पर माइनस के आइटा रख देंगे, वही उसका संयुग्मी कहलाता, वही उसका संयुग्मी होगा। तो ये था संयुग्मी निकालने का तरीका। क्या करना होता है, आइटा की जगह पर माइनस के आइटा रखना होता है, उसका संयुग्मी निकल आता है। इसकी कुछ प्रॉपर्टियाँ हैं, इसकी कुछ थ्योरम्स हैं, कुछ प्रमेय हैं, उनको पढ़ेंगे। तो संयुग्मी के गुण पढ़ते हैं। सबसे पहले पहला गुण क्या है संयुग्मी में, अगर हम संयुग्मी का संयुग्मी निकालें, जैसे इसका संयुग्मी का भी अगर हम संयुग्मी निकालते हैं तो उसका मान z के बराबर आता है, यानी जिसका संयुग्मी निकाला गया है उसी के बराबर होता है। पहली प्रॉपर्टी ये है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी है अगर हम एक संयुग्मी और एक सम संख्या और एक उस सम संख्या के संयुग्मी को ऐड करते हैं तो उसका मान रियल के बराबर होता है, और वो भी रियल पार्ट के दुगने के बराबर होता है। रियल पार्ट जो निकल के आएगा उसके दुगने के बराबर आएगा। ये प्रॉपर्टी नंबर सेकंड है। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड क्या है, अगर हम एक सम संख्या लें, एक उसका सम्मिश्र उसकी एक संयुग्मी संख्या लें, एक सम संख्या और उसका संयुग्मी लें और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो उसका जो वैल्यू आती है वो इमेजिनरी संख्या के दुगने के बराबर, यानी इमेजिनरी पार्ट के दुगने के बराबर आती है। ये थर्ड प्रॉपर्टी है। पहले इन तीनों प्रॉपर्टी में प्रूफ करते हैं। तो देखिए पहली प्रॉपर्टी हमें क्या है कि अगर संयुग्मी का संयुग्मी निकालते हैं तो वो जो हमारा जिस संख्या का संयुग्मी निकाला गया था उस संख्या के बराबर ही आता है। जैसे z बराबर हमें दे रखा है x प्लस के आइटा y, हमें इसका संयुग्मी निकालेंगे z डैश निकालेंगे, तो z डैश निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, z डैश निकालने के लिए हमें केवल i की जगह पर माइनस के आइटा रखना होता है। तो x i की जगह रख देंगे माइनस के आइटा, ये आ जाएगा x z डैश बराबर x माइनस आइटा y। अब हमें इसका पुनः संयुग्मी निकालना है, तो z डैश का भी जब हम डैश निकालेंगे तो इसका कितना आ जाएगा x, पुनः हम i की जगह पर माइनस के आइटा रख देंगे, तो आइटा माइनस है ही, फिर यहाँ माइनस के आइटा रखेंगे, तो i की जगह पर माइनस के आइटा रखेंगे, i की जगह पर ऐसा करें, इसको ऐसे ना लिख के ऐसे लिखें, x का तो x माइनस लिखा हुआ है और यहाँ रख देंगे माइनस आइटा और ये y आ जाएगा। तो यहाँ से कितना जाएगा x प्लस के आइटा y, ये क्या चल रहा है z और उसका भी संयुग्मी का संयुग्मी, तो यहाँ से किसके बराबर आ गया, ये बराबर आ गया z के बराबर। तो इसका मतलब क्या है, किसी संयुग्मी का भी संयुग्मी निकालते हैं तो जिस सम्मिश्र संख्या का हमने संयुग्मी निकाला उसी संख्या के बराबर उसका संयुग्मी आता है। ये पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी देखिए, इसको कैसे प्रूफ करते हैं। प्रूफ देखिए इसका, अगर z बराबर हमें दे रखा है x प्लस के आइटा y और तब इसका z डैश कितना हो जाएगा, x माइनस के आइटा y आ जाएगा, क्योंकि उसका संयुग्मी निकालेंगे। संयुग्मी निकालने के लिए i की जगह पर माइनस के आइटा रख देंगे तो ये x माइनस के आइटा y आ जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, LHS लेके चलनी है। LHS में z प्लस के z डैश है, अब यहाँ पर हम z की वैल्यू लगा देंगे। z की वैल्यू x प्लस के आइटा y 1 है, प्लस के x माइनस के आइटा y है, y 1 नहीं केवल y है। तो यहाँ से देखिए आइटा y 1 वो आइटा y से आइटा y कट जाएगा, यहाँ बचेगा कितना 2x बचेगा। ये कितना है, ये रियल पार्ट है, किसका, ये रियल पार्ट है z का। ये किसका रियल पार्ट है, ये z का रियल पार्ट है। तो ये क्या आ जाएगा, 2 रियल पार्ट ऑफ z आ जाएगा। जब दो संयुग्मी संख्याओं को ऐड करेंगे तो ये हमारा निकल के आता है। थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं, इसका भी प्रूफ देखते हैं। अगर z का मान कितना है, z का मान हमारे पास x प्लस के आइटा y है, और जब z का संयुग्मी कितना हो जाएगा, x माइनस के आइटा y हो जाएगा।
LHS लेते हैं तो z माइनस के z डैश निकालेंगे तो यहाँ से देखिए z की वैल्यू तो x प्लस के आइटा बाई 1 है एक ब्रैकेट में, और माइनस के दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस के आइटा y। सॉल्व करते हैं तो यहाँ जाएगा x प्लस के आइटा वाई, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस के एक्स, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस आइटा वाई। अब x से x कट जाएंगे तो ये बचेगा 2 आइटा वाई। ये किसके बराबर होगा 2 आइटा वाई, ये इसको लिख सकते हैं 2 बाहर, और ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ किसका है z का, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो आपका प्रॉपर्टी आपका प्रूफ हो गया थर्ड। तो इस तरह से अगर हम दो संख्याओं के कॉन्जुगेट, एक संख्या और उसके कॉन्जुगेट को सम करते हैं तो रियल पार्ट निकल के आता है, और जब एक संख्या और उसके कॉन्जुगेट को सबट्रैक्ट करते हैं तो इमेजिनरी पार्ट निकल के आता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये भी, आपको इसको भी ध्यान में रखना है। अगला देखते हैं, 3 प्रॉपर्टियाँ इसकी हो गई। इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है इसकी? फोर्थ प्रॉपर्टी कहती है कि अगर हम z बराबर z डैश लें तो इसका मतलब क्या है, जो z होगा, z एक शुद्ध वास्तविक संख्या निकल के आएगी। z क्या होगी? शुद्ध वास्तविक संख्या। शुद्ध वास्तविक संख्या का मतलब होता है उसमें इमेजिनरी पार्ट बिल्कुल भी नहीं होगा, शुद्ध वास्तविक संख्या होगी। यानी z बराबर z डैश के है तो वो कितना होगा? एक शुद्ध वास्तविक संख्या के बराबर होगा, यानी उसमें केवल रियल पार्ट बचेगा, उसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं आएगा। तो देखते हैं इसका प्रूफ। अगर z बराबर हमें क्या दे रखा है, x प्लस के आइटा y दे रखा है, तो इसका संयुग्मी कितना आ जाएगा? यहाँ आइटा की जगह पर माइनस रख देंगे तो x माइनस के आइटा y आ जाएगा। और अगर z बराबर z डैश के है तो क्या आएगा? देखिए z की जगह पर लगा देंगे x प्लस के आइटा y, और x माइनस के आइटा y लग जाएगा z डैश की जगह पर, यानी z के संयुग्मी की जगह पर। अब यहाँ से देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो x और इधर लेके आए तो यहाँ हो जाएगा x माइनस के x, यहाँ हो जाएगा माइनस के आइटा y माइनस के आइटा y, ये तो कट के 0 हो गया तो माइनस के 2 आइटा y बराबर 0। इसको ले सकते हैं y बराबर 0। तो यहाँ से इसमें जो y बराबर 0 निकल के आया वो कैसी वैल्यू आई? एक, जब यहाँ से इसको सॉल्व किया तो कितना निकल के आया? y बराबर निकल के आया है 0 के। तो ये कैसी वैल्यू है? एक वास्तविक संख्या निकल के आएगी, शुद्ध वास्तविक संख्या। अब हो सकता है ये y बराबर 0 निकल के आया, तो इसका मतलब क्या है, जब हमारे पास वैल्यू क्या थी, z बराबर थी x प्लस के आइटा y। अब यहाँ से z की जगह तो z, y की वैल्यू कितने निकल के आई है? 0। तो x प्लस के यहाँ रख देंगे 0, तो z बराबर कैसा निकल के आएगा? x। तो एक कैसे निकल के आएगी? एक शुद्ध वास्तविक संख्या निकल के आएगी, उसमें काल्पनिक भाग नहीं होगा, क्योंकि यहाँ y बराबर 0 हो गया। इसका मतलब क्या है कि इसमें काल्पनिक भाग, जो इमेजिनरी पार्ट था, वो 0 के बराबर हो गया है, तो इसका मान एक शुद्ध वास्तविक संख्या के बराबर निकल के आएगा। तो ये हो गया आपका फोर्थ प्रॉपर्टी हो गई। क्या प्रॉपर्टी है कि अगर अब z किसी संख्या और उस किसी समिश्र संख्या और उसका संयुग्मी बराबर है तो उसका आंसर एक शुद्ध वास्तविक संख्या आती है। उसका आंसर कैसा आता है? केवल रियल पार्ट निकल के आता है, इमेजिनरी पार्ट निकल के उसमें नहीं आता। अगली प्रॉपर्टी, फिफ्थ प्रॉपर्टी देखते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है? फिफ्थ प्रॉपर्टी कहती है कि अगर हम कोई समिश्र संख्या लें और उसका संयुग्मी लें, उनका योगफल कर दें, तो उसकी जो वैल्यू आती है, अगर वो 0 के बराबर है तो उसका जो z का मान है वो कैसा आएगा? z का मान शुद्ध इमेजिनरी पार्ट निकल के आएगा, शुद्ध काल्पनिक संख्या निकल के आएगी। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है? अगर किसी समिश्र संख्या लें और एक उसका संयुग्मी लें, दोनों का योगफल कर दें, तो उनका योगफल अगर 0 के बराबर है तो उसका मान एक शुद्ध इमेजिनरी संख्या के बराबर होता है। प्रूफ करते हैं तो देखिए, प्रूफ करेंगे तो z बराबर मान लो x प्लस के आइटा y मान लें, और z डैश बराबर x माइनस के आइटा y हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से क्या है, आएगी यहाँ पे माइनस के आइटा लिखेंगे संयुग्मी के लिए, तो z प्लस के z डैश बराबर 0। अब यहाँ से z की वैल्यू लगाएंगे तो z की वैल्यू रखेंगे, z का मान तो x प्लस के आइटा y है, प्लस के x माइनस के आइटा y बराबर 0। अब यहाँ से देखिए आइटा y से आइटा y कट जाएगा तो ये 2x बराबर 0 हो गया, तो x का मान कितना आ जाएगा? 0 के बराबर आ गया।
वो इसमें रख दें। जेड बराबर कितना था, एक्स प्लस के आइटा वाई के बराबर है, तो जेड बराबर एक्स जब 0 रख देंगे, आइटा वाई आ जाएगा। तो जेड का मान कैसा आ गया, आइटा वाई, जो कैसा है, एक शुद्ध इमेजिनरी पार्ट है, शुद्ध इमेजिनरी भाग है। ये एक प्रॉपर्टी थी फिफ्थ, कि अगर दो संख्याएं हैं जिसमें एक संख्या समय संख्या और दूसरा उसका संयुग्मी है, उनका योगफल करते हैं तो उसका योगफल से केवल एक शुद्ध काल्पनिक संख्या के बराबर आता है। अगली प्रॉपर्टी 6 है इसी में, संयुग्मियों में भी अगर एक समय संख्या दे रखी है, एक उसका संयुग्मी दे रखा है, दोनों का अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसकी वैल्यू रियल पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस के इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड के स्क्वायर के बराबर आती है। देखें, इसको भी प्रूफ करते हैं, तो इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ, अगर जेड बराबर कितना है, एक्स प्लस के आइटा वाई है, जेड डैश का मान एक्स माइनस के आइटा जेड बराबर दे रखा है एक्स प्लस आइटा वाई, और जेड डैश दे रखा है एक्स माइनस के आइटा वाई दे रखा है। अगर हमें इसमें जेड डैश निकालें, तो जेड डैश निकालने के लिए किससे सॉल्व करते हैं, यानी हमें इनका आपस में मल्टीप्लाई करना है, जेड इंटू जेड का संयुग्मी, समय संख्या और उसका संयुग्मी। तो जेड की वैल्यू एक्स प्लस के आइटा वाई, और इसमें हमें इंटू कर दें एक्स माइनस के आइटा वाई, दोनों का मल्टीप्लाई करें। तो दोनों का मल्टीप्लाई करने पर एक्स का एक्स में करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस एक्स का इसमें करेंगे तो आइटा एक्स वाई आ जाएंगे, इसमें करेंगे तो प्लस के आइटा एक्स वाई आ जाएगा, आई का आई में करेंगे तो माइनस के आइटा स्क्वायर और वाई स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए, ये तो कट जाएंगे, प्लस माइनस में है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये हो जाएंगे आई स्क्वायर, यहाँ पे माइनस के 1 आ जाएंगे और ये वाई स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। अब ये क्या है हमारा, एक्स इसमें क्या था हमारे पास, ये सामने माना था जेड बराबर एक्स प्लस के आइटा वाई, तो जो एक्स है ये तो रियल पार्ट है, जो वाई है वो क्या था हमारा इमेजिनरी पार्ट था। तो ये किसके बराबर आ गया, इसका मल्टीप्लिकेशन, यानी जेड का संयुग्मी का मल्टीप्लाई किया, तो जेड और जेड के संयुग्मी का मल्टीप्लाई, ये तो होगा रियल पार्ट, ये तो रियल पार्ट के बराबर आ गया, और ये आ गया इमेजिनरी पार्ट के बराबर ऑफ जेड। यहाँ भी जेड लिख लीजिए, ये रियल पार्ट ऑफ जेड के बराबर है और ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड के स्क्वायर के बराबर है। ये हमारी प्रॉपर्टी थी, ये प्रूफ हो गई। जब हम किसी सम संख्या और उसके संयुग्मी का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने पर उसकी जो वैल्यू आती है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर आती है। एक्स हमारा रियल पार्ट था, वो वाई हमारा इमेजिनरी पार्ट था, तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के स्क्वायर के बराबर आती है। ये हमारी प्रॉपर्टी थी। तो ये संयुग्मियों की प्रॉपर्टियाँ हो गई जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट थी, जो कि क्वेश्चनों में यूज होंगी। अब निकालते हैं संयुग्मी का मापांक, कैसे निकालते हैं ये देखते हैं। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जाता है संयुग्मी। पहले लिखते हैं सम्मिश्र संख्याओं का मापांक। किसी सम्मिश्र संख्या का मापांक कैसे निकाला जाता है ये देखते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी बार क्वेश्चन इसका पूछा भी जाता है। तो मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर निकालेंगे। तो मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर निकालने के लिए हमें क्या करना है, जैसे ये मान लें कि माना हमें कोई z बराबर x प्लस के आइटा y कोई सम संख्या दे रखी है, इसका हमें मॉडुलस निकालना है। तो मॉडुलस को पहले रिप्रेजेंट किससे करते हैं, कोई संख्या दे रखी है उसके ऊपर ऐसे 2 लाइनें खींच दी जाती हैं, ये उसका मॉडुलस कहलाता है, मापांक कहलाता है। इंग्लिश में मॉडुलस बोलते हैं, हिंदी में इसको मापांक बोलते हैं। अगर किसी संख्या का हमें मॉडुलस निकालना है तो उस पर इस तरह से उसमें मॉड लेते हैं, और इसका जब मॉड लेंगे, इसका मापांक निकालेंगे तो बराबर होता है अंडर रूट में रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर और प्लस इमेजिनरी पार्ट के स्क्वायर के बराबर, रियल पार्ट का स्क्वायर और प्लस इमेजिनरी पार्ट के
स्क्वायर के बराबर होता है। ऐसे भी इसको दिखा सकते हैं, जेड बराबर होता है रियल पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर और प्लस के इसका स्क्वायर आएगा रियल पार्ट ऑफ जेड, यानी जेड का रियल पार्ट लेना है और प्लस में इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर लेना है। तो इस तरह से हमें इसको दिखाना होता है। अगर जेड बराबर दे रखा है रियल पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर, ये हमें फॉर्मूला दे रखा है। सीधे सीधे हमें क्या लिखना है, इस तरह से लिख सकते हैं, चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे ही लिख लो, चाहे हमें क्या करना है, जो हमें सम संख्या दे रखी है उसके वास्तविक भाग लेना है, उसका स्क्वायर करना है, और उसका इमेजिनरी पार्ट का गुणांक लेना है, उसका स्क्वायर करना है। हमें उसके गुणांक लेने होते हैं। वास्तविक पार्ट का वास्तविक भाग दे रखा है, वास्तविक भाग का हमें कोफिशिएंट लेना होता है और इमेजिनरी पार्ट का कोफिशिएंट लेना होता है। वो उसका क्या कहलाता है, मॉडुलस कहलाता है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, मॉड ऑफ जेड बराबर होता है कोफिशिएंट ऑफ रियल पार्ट, कोफिशिएंट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट ऑफ इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, यानी x का जो गुणांक होगा वो लेना है, y का आइटा y का जो गुणांक होगा वो हमें लेना है। तो इस तरह से अगर x y कोई समिश्र संख्या है तो यहाँ से ये लिख लेंगे x का स्क्वायर और प्लस के y का स्क्वायर, ये हमारा निकल के आएगा। मेनली आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, यानी अगर कोई समिश्र संख्या x प्लस आइटा y की फॉर्म में है तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का रूट जब निकालेंगे तो वह उसका क्या कहलाएगा, वह उसका मॉड कहलाएगा, उसका मॉडुलस कहलाएगा, उसका मापांक कहलाएगा। तो जैसे मान लो हमें क्वेश्चन देखें इस पे आधारित, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो जैसे मान लो जेड हमें दे रखा है 4 प्लस के 5 आइटा दे रखा है, हमें इसका मॉडुलस निकालना है, तो मॉडुलस जेड लेंगे। तो ये कंपैरिजन करेंगे, हमारे पास जेड क्या होता है, ए प्लस आइटा भी कह लें या एक्स प्लस आइटा भी कह लें, एक ही बात है। तो यहाँ पे ए का मान तो हो गया 4 और बी का मान हो गया 5। अब इसके मॉड का मान कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर के बराबर होता है, ये फॉर्मूला है। तो मॉड जेड बराबर आ जाएगा, ए का स्क्वायर कितना आ जाएगा, ए का स्क्वायर 4 का स्क्वायर और बी का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। तो मॉड जेड आ जाएगा 16, ये आ जाएगा 25, ऐड कर लेंगे तो 16 और 25 हो जाएंगे 41, यानी रूट 41 में जो आंसर निकल के आएगा वो इसका मॉडुलस होगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो किसी संख्या का मॉड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसका रियल पार्ट लेते हैं, उसका स्क्वायर कर लेते हैं, उसका इमेजिनरी पार्ट लेते हैं और उसका स्क्वायर कर देते हैं, आइटा को छोड़कर आइटा गुणांक लेते हैं और रियल पार्ट ले लेते हैं, उसका स्क्वायर करेंगे तो वो उसका मॉड कहलाता है। तो ये आपका क्वेश्चन था। मापांक की भी कुछ प्रॉपर्टियां हैं, मापांक की प्रॉपर्टियां अगले वीडियो में देखेंगे, और इसके साथ ही साथ अगले वीडियो में आर्गेंट प्लेन और इसके साथ आर्गेंट प्लेन के अलावा मापांक तो हमारा हो ही गया, ध्रुवीय रूप में भी देखेंगे कि सम संख्याओं को ध्रुवीय रूप में कैसे चेंज किया जाता है, पोलर फॉर्म में कैसे चेंज किया जाता है। अगले वीडियो में हम आपको इसके बारे में बताएंगे। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टियाँ थी, आपको इसको ध्यान से पढ़ना है। अगर आपको समझ में ना आए तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 9897612604 पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी जो भी समस्या होगी उसको दूर करने का मैं प्रयत्न करूंगा। और अगर एक बार समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा देखिए, आपकी समझ में ज़रूर आएगा। बस आप वीडियो को देखते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।